नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करूंगा पीछे की 3 एग्जाम बहुत ही शानदार हुए होंगे। अब है अपने विज्ञान की बारी। तो विज्ञान में फटाफट क्लासों में जो ली है उसमें एक एक घंटे में अपने सारे चैप्टर एक बार हमने रिवाइज कर दिया। तो वह क्लास आप एक बार देख के अवश्य जाए। जो क्लास बची है वो देखिए। आज जिनसे बड़ा क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार। अध्याय संख्या 2 है अम्ल व क्षार। अध्याय संख्या 2, ध्यान देना, ये अध्याय संख्या 2 है। अध्याय संख्या 2 अम्ल व क्षार। इससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है 20 नंबर अम्ल और क्षार से, सॉरी 19 नंबर, 20 नंबर से जैव प्रक्रम से आता है। तो ये आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। ये है, सबसे पहले बात मैं ये करूंगा अम्ल और क्षार के भौतिक गुणों की, कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ध्यान देना, अम्ल और क्षार, इनके भौतिक गुणों की मैं बात करूंगा। सीधे यही याद करना है, क्लास में ही आपको याद कराया जाएगा। इनमें अंतर पूछे आपको तो पहले मैं बात करूंगा, आप स्वाद के आधार पर इसके अंतर बताएं। स्वाद, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ध्यान देना, अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। दूसरी बात करूं मैं इसके पीएच की, तो अम्ल का पीएच 7 से कम, 7 से कम, और क्षार का पीएच 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगली बात करूं मैं स्वाद और पीएच। इसके बाद बात करेंगे लिटमस। लिटमस पत्थर के साथ कैसी अभिक्रिया होती है? लिटमस पत्थर क्या होता है, ध्यान देना, यही समझ लो कि लिटमस पत्थर एक थैलेफाइटा नाम का समूह होता है। थैलेफाइटा समूह होता है पौधों का, उसके रिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। रिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे से। आपसे पूछे लिटमस क्या होता है? एक ऐसा सूचक जिससे किसी विलेन अम्ल और क्षार को ज्ञात किया जाता है। ये थैलेफाइटा समूह के रिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, उसकी पत्तियों से इसे लिटमस पत्थर को प्राप्त किया जाता है। ये अम्ल के साथ ये नीले को लाल कर देता है। जो नीला होता है, यदि अम्ल लेंगे तो वह नीले को लाल में बदल देगा। किस में बदल देगा? लाल में, ध्यान देना। और क्षार होगा तो लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा, ध्यान देना। अब ऐसे से याद कैसे रहेंगे? तो इसको याद करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे याद करें, ये कंफ्यूज हो जाए। तो आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह है आपका अनिल। और क्षार में तो एक शब्द, एक बच्ची का नाम है शालिनी। क्या है? शालिनी। क्षारक लाल को नीला, लाल को नीला। तो ये हो गया आपका स्वाद के आधार पे, पीएच के आधार पे और लिटमस पत्र के आधार पे। अब है विलायक क्षमता। विलायक क्षमता, विलायक क्षमता क्या होती है आप जानते हो? किसी पदार्थ में अपने को जो घोलता है वही विलायक होता है। तो अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है, ध्यान देना। और क्षार की निम्न होती है, क्षार की निम्न होती है। विलायक क्षमता इसकी उच्च होती है, इसकी निम्न होती है। अगली मैं बात करूं इसके, सीधे बात ले लूं उदाहरण की। तो अपने दैनिक जीवन में यदि मैं अम्ल की बात करूं तो अम्ल में आता है, आप ले सकते हैं दही को, नींबू को, ये खट्टे होते हैं, दही है, नींबू है। और क्षार में ले सकते हैं किसको?
करेला को ले सकते हैं, ठीक है, नींबू को ले सकते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। अब देखना कि ये तो होता है अम्ल और क्षार से संबंधित, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, पीएच अम्ल का सांस से कम होता है, इसका सांस से अधिक होता है, लिटमस के साथ ये नीले को लाल कर देता है, लाल है तो नीले में बदल जाता है, विलायक क्षमता अम्ल की उच्च होती है, क्षार की निम्न होती है। कुछ उदाहरण भी है, अब देखो मुख्य जो अम्ल और क्षार के उदाहरण है मैं आपको दे दूं, ये मजबूत प्रबल अम्ल और क्षार है, ध्यान देना। प्रबल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2-3 नाम याद होने आवश्यक है। पहला है HCl अम्ल, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है H2SO4, H2SO4, इससे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है SNO3, SNO3, इससे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो पहला हो गया मजबूत अम्ल HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाद में होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मजबूत अम्ल है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और इसके बाद लेते हैं, इधर यदि बात करूं तो हो जाएगा आपका सबसे पहले NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लेते हैं KOH, के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 3 नंबर पे हो जाएगा MgOH2, इससे कहते हैं MgOH2। MgOH2 को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये काम कहाँ आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम? ध्यान देना, जो पेट दर्द होता है तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम काम में लिया जाता है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार से संबंधित। ये आपको उदाहरण पूछे तो पहले स्वाद के अनुसार लिख देना, पीएच के अनुसार लिख देना, लिटमस पत्र के आधार पर लिखना, विलायक क्षमता लिखना और बाद में उदाहरण लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? अम्ल और क्षार में अंतर। अब देखना कि एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है आर्नियस, स्वाते आर्नियस। उन्होंने भी अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं दी है और उन्होंने दी है विलियन के आधार पे। किसके आधार पे? विलियन के आधार पे उन्होंने दी है। एक वैज्ञानिक साहब है जिनका नाम है स्वाते आर्नियस, बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थे। इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में जो परिभाषाएं दी वो इस प्रकार दी। इन्होंने कहा अम्ल वो होते हैं, ध्यान देना, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दे, H+ आयन दे। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखना फिर से, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन दे, क्या दे? OH- आयन दे, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। तो स्वनित आर्नियस की आपको पूछे कि स्वनित आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है, आप कहोगे अम्ल वह होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दे, जलीय विलयन में H+ आयन दे, अम्ल कहलाते हैं। तो क्षार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन दे, OH- या धनात्मक आयन दे, OH धनात्मक आयन। अब इनके बारे में आपको एक समानता पूछ सकते हैं कि भाई अम्ल और क्षार में समानता क्या है। समानता पूछी जा सकती है, कोई समस्या नहीं। पूछे अम्ल और क्षार में समानता क्या है, तो आप कहोगे, आप इस प्रकार कहोगे कि अम्ल हो या क्षार हो, जलीय विलयन में आयन देते हैं, दोनों ही जलीय विलयन में आयन देते हैं। ये इनकी समानता है कि अम्ल और क्षार दोनों जलीय विलयन में आयन देते हैं। क्या देते हैं? आयन देते हैं। ये स्वनित आर्नियस के अनुसार इसकी परिभाषा है और अम्ल और क्षार में समानता, ठीक है। अब जो बात मैं करूंगा वो बहुत ही खास है, ध्यान देना। शब्द है सूचक। क्या है? सूचक। अब आप बताओ सूचक होता है क्या है? देखो बहुत इजी चीजें हैं पर समझना जरूरी है। सूचक जो विलयन में अम्ल और क्षार की पहचान करे उसे सूचक कहते हैं। वह कारक या वह पदार्थ जो विलयन में अम्ल और क्षार की पहचान करे वो क्या कहलाते हैं?
शोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोषक। ध्यान देना, शोषक 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। शोषक के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वो शोषक जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक शोषक। क्या कहते हैं? एक होता है प्राकृतिक शोषक जो प्रकृति द्वारा मिलता है, एक होता है कृत्रिम शोषक कहो या मानव निर्मित शोषक कहो या संश्लेषित शोषक कहो। एक होता है गंधीय शोषक। क्या होता है? गंधीय शोषक। ध्यान देना, शोषक 3 प्रकार के होते हैं। आपको कुछ भी उदाहरण पूछ सकते हैं, गंधीय शोषक के 2 उदाहरण बताओ। ठीक है, जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं प्राकृतिक शोषक, जो मानव बनाता है उसे कृत्रिम मानव या संश्लेषित शोषक कहते हैं, और जिनसे गंध आती है वो गंधीय शोषक। ठीक है, तो 3 प्रकार शोषक होते हैं। इनके उदाहरण बहुत ही खास है, ध्यान देना। प्रकृति से 3 प्रकार के शोषक मिलते हैं, वो इस प्रकार है। माना पहला हल्दी मिल गया। क्या मिल गया? हल्दी। 2 नंबर लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, और 3 नंबर पे हो गया आपका लिटमस, लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर क्या होता है आपको मैंने बता दिया। थैलेपाइटा समूह के रिचर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम जो मानव ने बनाया, अब तक 2 बनाए, एक है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और एक बनाया फिनोप्थेलिन। क्या बनाया? फिनोप्थेलिन। देखना बहुत शानदार भाई, याद तो करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, क्या क्या प्रकृति से 3 प्रकार के हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और अगला है लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर। कृत्रिम शोषक के तौर पे है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। अब गंधीय शोषक, गंधीय शोषक में भी 3 आते हैं, नाम याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो आगे है गंधीय शोषक में 3। कौन कौन से सर? कटे हुए प्याज, कटे हुए प्याज, वेनिला का रस, वेनिला का रस, और हो जाएगा आपका लौंग। क्या हो जाएगा? लौंग। देखो इनसे एक ट्यूशन बनने की फुल संभावना, तो याद कर दो कि प्रकृति से क्या मिलता है? हल्दी। पहला कौन सा? हल्दी। ठीक है, 2 नंबर पे लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। 3 नंबर पे लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर। फिर मानव ने 2 बनाए हैं जिनको मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। अगला गंधीय शोषक से कटे हुए प्याज, कटे हुए प्याज, वेनिला का रस, वेनिला का रस, और लौंग। लौंग तो कोरोना के टाइम खूब खाया। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लौंग। तो शोषक किसे कहते हैं और कौन कौन से शोषक है, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या यही याद कर दे कक्षा में। अब आगे देखो, अब जो बातें मैं करूंगा बहुत ही शानदार, या ध्यान दे देना, समझ लेना, क्योंकि यहाँ फालतू कोई बात नहीं पढ़ी जाएगी। एग्जाम को मात्र ध्यान रखते हुए क्लास चल रही इस वक्त। अब देखना कि अम्ल और क्षार, लिटमस पत्थर का ध्यान देना। लिटमस पत्थर जो रज्जक होता है ना, रज्जक चढ़ाते समय उसका कलर बैंगनी कलर होता है। कैसा होता है? बैंगनी कलर। ये आपको ध्यान देना। अब देखना, अब अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अम्ल हो या क्षार, अम्ल हो या क्षार हो, इनकी अभिक्रियाएं पहले होगी धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया यहां से क्वेश्चन बन सकता है, धातु के साथ। अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया है, पहले ध्यान देना। अभिक्रिया देखो, आपको बहुत ही खास विशेष ध्यान देना है कि अम्ल क्षार की धातु के साथ, अम्ल या क्षार की धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो शायद अम्ल हो या क्षार, जब इनकी अभिक्रिया धातु के साथ होती है, किसके साथ? धातु के साथ, तो बनता क्या है? एक तो लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और
एक बनेगा आपके गैस जिससे हाइड्रोजन गैस कहेंगे। कैसी गैस कहेंगे? हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया से एक लवण बनेगा प्लस एक साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ, तो एक तो लवण बनेगा, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। कैसी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब शायद इनका उदाहरण पूछ ले तो उदाहरण पूछ सकते हैं। तो मैंने मजबूत अम्ल का नाम बताया HCl, बताया HCl बताया। अब मैं आपको बता दूं धातु जैसे सोडियम ले लो, सोडियम धातु है, HCl की अभिक्रिया Na के साथ तो बनेगा क्या? एक तो पहले ही बना दो हाइड्रोजन गैस। सर हाइड्रोजन गैस बड़ी कैसे? यदि यहाँ तो ऐसे एक ही लगा दो, लगा दो। अब यहाँ एक तो बसा Cl और यहाँ बसा Na, देखो ये संतुलन है। तो एक NaCl बन गया और सामने बन गया H2। क्या बन गया? H2। तो ये HCl Na NaCl H2। अब एक ध्यान देना, जैसे क्षार की बात करूं मैं NaOH, इसकी अभिक्रिया माना जिंक के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? जिंक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, तो हाइड्रोजन के लिए यहां 2 H चाहिए। अब बचा क्या? एक तो बना Na2, ठीक है, ZnO2 बना क्या? एक तो बना Na, 2 है तो 2 Na2, Zn है Zn, O2 है तो O2, ZnO2। मैं क्लियर लिख देता हूं आपके, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम, इसे जिंकेट कहेंगे, सोडियम जिंकेट। ध्यान देना, सोडियम जिंकेट, सोडियम। तो एक बार अम्ल की धातु के साथ तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस, क्षार की धातु के साथ तो भी लवण और आपका हाइड्रोजन गैस, ये बनती है। ठीक है, अगली मैं बात करूंगा कि सर ये हाइड्रोजन गैस बनता है, इसका हमें पता कैसे चलेगा यहाँ हाइड्रोजन गैस बनी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पर पहले अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किन किन के साथ होती है वो समझ लेते हैं। अब देखना, दोनों पे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, ध्यान देना, किससे? धातु ऑक्साइड से। अब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी ना अम्ल क्षार की, तो अभी ध्यान देना कि अम्ल और क्षार जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? धातु ऑक्साइड के साथ। तो ध्यान देना, ऑक्साइड ओ तो प्लस सामने हो जाएगा, H2 में जल बन जाएगा। एक तो बन जाएगा लवण, क्या बन जाएगा? लवण। एक बन जाएगा आपका जल। तो देखो क्या अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, उस समय तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब यदि अम्ल और क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करें तो ऑक्साइड O प्लस हुआ, इधर हाइड्रोजन के साथ O लगा होगा, जल हो जाएगा। जब अम्ल और क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करें, किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ, तो एक तो बनेगा लवण, एक बनेगा जल, एक बनेगा जल। अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करें तब तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यदि अम्ल या क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और जल बनेगा। अब सर उदाहरण, तो वही HCl अम्ल हो गया, धातु जैसे मैंने Cu ले लिया, बनाओ CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड लेना था तो कॉपर ऑक्साइड। अम्ल HCl ले लिया, क्या ले लिया? अम्ल HCl ले लिया, धातु ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड। तो एक तो आप सब बनाए क्या? तो बनाना क्या? पहले आप जल बनाओ, जल यहां से O तो ये है, S यहाँ एक या 2 लगाओ S, बाकी क्या? अब यहाँ कॉपर एक बचा, लिख दो कॉपर, और Cl 2 बचा, Cl2, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। तो देखो अम्ल HCl की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ की तो कॉपर क्लोराइड बना यानी लवण, और साथ में क्या बन गया? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। तो ये अम्ल या क्षार की किसके साथ
धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एक आगे मैं एक कदम यहीं पे पढ़ा दूं। 3 नंबर अंतिम अभिक्रिया है। अब अम्ल क्षार की तो होती नहीं है। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट किसके साथ, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब ध्यान देना, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा आप बताएं। बताओ, देखो अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट क्या होता है CO3, तो एक तो बनेगा आपका लवण, एक बनेगा आपका जल, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब सर उदाहरण ले लो, अम्ल जैसे HCl। अब इसका जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लो, धातु कार्बोनेट हो गई Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, तो लवण बनेगा NaCl, एक बनेगा जल, एक होगी CO2 गैस। देख लो भाई, यहां पे O3 है तो यहां भी O है, C एक है Na, यहां भी, ये आपको तो ऐसे कर, ठीक है, ये आपको हो गया। तो देखो, यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराएं तो लवण प्लस जल बनता है। यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएं तो लवण, जल और CO2। अब एक खास बात नोट लगा के आप लिख दो कि क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह आपको विशेष ध्यान देना है। धातु के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्षार अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो तीनों स्टेप आपको ध्यान देना है। अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करने पे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करने पर लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, अम्ल करेंगे। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यह आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, यह आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। अब देखना कि आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे पढ़ेंगे सर ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका परीक्षण कैसे करें। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जिस विधि से किया जाता है, हाइड्रोजन गैस की पहचान, हाइड्रोजन गैस की पहचान विशेष ध्यान देना है। हाइड्रोजन की पहचान तो जिस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है हाइड्रोजन की पहचान, उसे कहते हैं पॉप टेस्ट। क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट। अब देखना, जिस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, पॉप टेस्ट। अब करते कैसे याद है, एक ये स्टैंड है, ठीक है, और इससे एक यूं परत नली रखी हुई, ठीक है, ऐसे परत। अब इसमें माना भर दिया अम्ल, HCl भर सकते हैं हम, HCl अम्ल भरते हैं ना, तो देखना HCl प्लस जिंक क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बने। इसमें माना विलयन भरा HCl का और जिंक के दाने डाल दिए, किसके डाल दिए, जिंक के दानेदार जिंक लिख दो, दानेदार जिंक। ध्यान देना, स्टैंड लिया, स्टैंड पे परत नहीं लगाई,
उसमें अम्ल भरा परखने में HCl ऊपर से दाने डाल दिए जिसका नाम है दानेदार जिंक। अब डाला जो ही एक तो लवण बन गया जिंक क्लोराइड, एक हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, तो लवण तो इसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एक यूं परख नहीं लगाएंगे उसके अंदर लेंगे, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस यूं चलेगी, ठीक है, यूं हाइड्रोजन गैस जाने के बाद हाइड्रोजन गैस एक यहाँ पे कुछ भी बर्तन मान लो रखा है, इस बर्तन में एक विलयन है जिसे कहते हैं साबुन का विलयन। क्या कहते हैं? साबुन का विलयन, साबुन का विलयन। किसका विलयन? साबुन का विलयन। परखने में HCl डाला, दानेदार जिंक डाली, जो ही डाली जिंक और लवण बना, हाइड्रोजन गैस निकली, गैस को यूं लेके जा रहे हैं परखने में, एक यहाँ पे पात्र रखा जिसे कहते हैं, जिसमें साबुन का विलयन होता है। अब जो ही यहाँ ये परखने इसके अंदर से जाएगी, ध्यान देना, तो यहाँ से जल के बूंद, अब जो गैस है उसके बुलबुले क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे, साबुन के जार के कारण क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। अब इनका पता कैसे चलेगा? तो यहाँ एक मोमबत्ती रखेंगे, क्या रखेंगे? जलती हुई मोमबत्ती। कैसी? जलती हुई मोमबत्ती। तो ये जलती हुई मोमबत्ती जो पास में लाएंगे, ये बुलबुले इस प्रकार फूट जाएंगे। क्या होगा? फूट जाएंगे, और फूटेंगे तो एक ध्वनि आएगी फटफट की। किसकी ध्वनि आएगी? फटफट की। ध्यान देना, फटफट की ध्वनि के साथ ये फूटते हैं, इसी को कहते हैं पॉप टेस्ट। क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट। होता है क्या है? वापस देख लो कि एक परखनली होती है जिसमें HCl अम्ल भरा होता है, ऊपर से दानेदार जिंक डाल दी, जिंक के दाने डाल दी, ठीक है, डाले, वैसे ही उनमें अभिक्रिया हुई, एक तो जिंक क्लोराइड लवण बना जो इस परखने के अंदर ही है, गैस बाहर निकली, गैस को वैसे बाहर जानी थी तो गैस को परखने के अंदर लिया, लेते आए, और यहाँ पे एक बर्तन में अंदर साबुन का विलयन रहता। किसका? साबुन, ताकि वो बुलबुले जो गैस वो सफेद हो जाए, वरना कैसे गैस का पता चलेगा? यहाँ इसमें से गुजरा तो जो बुलबुले थे गैस के वो सफेद हो गए, सफेद ऊपर जा रहे हैं। अब इनको पता कैसे लगा है? तो एक मोमबत्ती लेके आए बुलबुलों के पास जलती हुई, जिससे उन मोमबत्ती की उष्मा से वे बुलबुले फूटे, और फूटने से फटफट की ध्वनि आई। किसकी आई? फटफट की ध्वनि। इसी को कहते हैं पॉप टेस्ट। यदि ऐसा फटफट की ध्वनि आती है, ऐसे बुलबुले फूटते हैं, तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये आपके पॉप टेस्ट हो गया। क्या हो गया? पॉप टेस्ट। विशेष ध्यान रखें इसका विशेष ध्यान रखें, ये आपका पॉप टेस्ट। कैसा टेस्ट? पॉप टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉप टेस्ट, विशेष इस पे आपको ध्यान रखना है। अब एक बात करेंगे पीएच स्केल पे, ध्यान देना। पीएच स्केल, पीएच स्केल, यहां पी शब्द का अर्थ है पुषांश। क्या अर्थ है? पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति, और एस होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ध्यान देना, पीएच स्केल की बात कर रहा हूं। पीएच स्केल होती क्या है? इसमें पी का अर्थ होता है पुषांश यानी शक्ति, एस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी आपसे पूछे पीएच स्केल की परिभाषा, तो आप कहोगे वह स्केल जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता हो, उसे पीएच स्केल कहेंगे। वह स्केल जो अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता हो, उसे क्या कहेंगे? पीएच स्केल। क्या कहेंगे? वह स्केल जो विलयन में अम्ल और क्षार में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता हो, उसे क्या कहेंगे? पीएच स्केल। क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या? ध्यान देना, एक ऐसी स्केल है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एक स्केल है, इसमें 0 से लगा के 14 तक संख्या होती है, बीच में होती है 7। क्या होती है? 7। अब देखो 0 से 7 से पहले समस्त अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 पे आता है उदासीन, उदासीन 7 पे क्या आता है? उदासीन। और
7 के बाद समस्त होते हैं 4। क्या होते हैं? 7। एक स्केल है जिसपे 0 से 14 तक संख्या अंकित होती है। 0 से 6.9 तक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। 7 पे उदासीन आता है और 7 के बाद 14 तक क्या होते हैं? सार होते हैं। क्या होते हैं? सार होते हैं। ये है आपकी पीएस स्केल। क्या है? पीएस। इसमें देखो जैसे मानव रक्त का पीएस पूछे, मानव रक्त का, तो ध्यान देना 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। एकदम शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पीएच स्केल। सांदा देना, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एक ट्रिक के साथ हम सीखेंगे। ट्रिक है कि दल्लेबान है, किसने? दल्लेबान नाम का कोई व्यक्ति है, उसने सीए सीनू से कहा, कोई सीनू सीए है, उससे कहा, दल्लेबान ने सीए सीनू से कहा कि जाइए, कि जा सीनू, सीनू तू जा ईंट व आटा लेके आ। ईंट चूल्हा बनाने के लिए, आटा खाना बनाने के लिए। ईंट व आटा लेके आ, नहीं लेके आएगी तो लापा खाएगी। क्या खाएगी? लापा खाएगी। दल्लेबा ने सीनू सीए से कहा, ध्यान देना, दल्लेबा ने सीए सीनू से कहा जा ईंट व आटा लेके आ, नहीं तो लापा खाएगी। क्या खाएगी? लापा खाएगी। ट्रिक के साथ शानदार, वैसे आपको याद हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये याद कर दो, ये अपना आप हो जाएगा कि दल्लेबा ने सीए सीनू से कहा जा ईंट व आटा लेके आ, नहीं तो लापा खाएगी। क्या खाएगी? लापा। अपनी मालवा में कहते हैं ना, फटाफट काम करो ना, लापा खाएगा बाद। तो देखो, दाम और दही, दाम अकबर दही, लाम अकबर लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सीए यानी सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल। सीनू यानी नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। जा और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एचसीएल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब एचसीएल अम्ल। ईंट यानी इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। आटा, टा मतलब टमाटर, टा मतलब टमाटर, और आ मतलब ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। लाफा, लाफा, तो ला मतलब लाल चिट्टी के डंग में, लाल चिट्टी के डंग में, फा मतलब फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। तो देखना, दल्ले सीए सीनू जा, दल्लेबा ने सीए सीनू से कहा जा ईंट व आटा लेके आ, वरना लापा खाएगी। ठीक है, दाम दही में लाम लैक्टिक अम्ल, सी मतलब सिरके में एसिटिक अम्ल, सी मतलब सीनू यानी नींबू में साइट्रिक अम्ल, जा यानी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट यानी इमली में टार्टरिक अम्ल, आटा यानी टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, लाफा यानी लाल चिट्टी के डंग में फॉर्मिक अम्ल। तो कौन से में कौन सा अम्ल होता है, ये इस ट्रिक के साथ अब बस याद कर दे, आपको ये याद होना चाहिए। दल्लेबा ने सीए सीनू से कहा जा ईंट व आटा ला, नहीं तो लापा खाएगा। दा मतलब दही में, लैक्टिक अम्ल, आगे सीए मतलब सिरके में एसिटिक अम्ल, इसके बाद सीनू नींबू में सिट्रिक अम्ल, जा क्या? जा मतलब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट इसमें ईंट यानी इमली में टार्टरिक अम्ल, आटा यानी टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, आटा ला। ठीक है, ला नहीं तो लापा खाएगा यानी लाल चिट्टी के डंग में फॉर्मिक अम्ल। तो ये हो गया अपना कौन से में कौन सा अम्ल। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब देना कुछ विशेष सूत्र है, जैसे सादा नमक, किसके बारे में? आपके यहाँ 4-5 तत्वों के बारे में दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम सीख गए, किसके निर्माण की विधि है 2 सीख ले या उपयोग सीख ले। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो सादा नमक का क्या हो जाएगा सूत्र? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl, NaCl। इसका पूरा नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसके उपयोग ध्यान देगा, रसोई घरों में खाना बनाने में, रसोई घरों में खाना बनाने में, मांस व मछली के संरक्षण में, मांस व मछली के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। एक अब इसको उत्पादन समुद्र से किया जाता है, नमक को उत्पादन। अब एक अभिक्रिया बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरी दृष्टि से, वो है ये क्लोरोसाइड प्रक्रिया। क्या है? आप कहोगे कि जब सादा नमक के जलीय विलयन में, H2O जल होता है, जब सादा नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है?
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में दो गैसें निकलती है, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस, दो गैसें निकलती है। तो आपसे पूछे क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है, आप कहोगे जब सादा नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद के रूप में एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में दो गैसें निकलती है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, आगे देखो। अगला है विरेचक चूर्ण। विरेचक चूर्ण सूत्र हो जाएगा CaOCl2। विरेचक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, निर्माण ये एक खास है, CaOH2 क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ या उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो एक विरेचक चूर्ण साथ में जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ये इसकी निर्माण विधि है। क्या है, निर्माण विधि। अब इसका उपयोग मैंने 4-5 उपयोग लिखा दिया, आपको जो पूछे वो आप कर देना। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचारक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचारक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने, बहुत खास पूछ सकते हैं पेयजल को शुद्ध करने में कौन सा काम में ले रहे हैं। नीचे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरेचक चूर्ण है, धोने का सोडा है, इनके सूत्र दे दे तो आपको याद होना चाहिए कि पेयजल को शुद्ध करने में किसका उपयोग लिया जाता है, विरेचक चूर्ण का। किसका, विरेचक चूर्ण का। और अंतिम है जो पेयजल है, पीने का जल है, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरेचक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरेचक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विरेचक चूर्ण। एक बार फिर देख ले, विरेचक चूर्ण सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निर्माण बिना बुझा हुआ चूना CaOH2 पर उसमें क्लोरीन गैस Cl की Cl2 तो विरेचक चूर्ण प्लस जल बढ़ गया। उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में और रोगाणुनाशक के रूप में। अगला है बेकिंग सोडा। क्या है भाई, बेकिंग सोडा। सूत्र है NaSCO3, NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण तो हार्ड है और पूछ सकते हैं क्या किया जाता है कि सादा नमक NaCl होता है, उसका जलीय विलयन H2O, इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान की जाती है, एक अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। इससे बनता है एक तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और एक ये होता है जो NH4Cl, NH4Cl। ये दो उत्पाद बनते हैं। उपयोग ध्यान देना है, बेकिंग पाउडर के रूप खाना बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर के रूप में इससे सोडियम, बेकिंग सोडे को काम में लिया जाता है। सोडा वाटर युक्त शीतल पेय बनाने में, सोडा वाटर युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र में उपयोग किसका किया जाता है, बेकिंग सोडे का। आगे है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडे का। तो ये देख लो एक बार, बेकिंग सोडा सूत्र NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण NaCl प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से इसका निर्माण होता है। उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये अपना बेकिंग सोडा। स्क्रीनशॉट ले ले, यही याद कर दे, स्क्रीनशॉट कर लेना, सीधा एग्जाम है अब तो। ठीक है, सीधे याद करो। अगला है धावन सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। सूत्र होता है Na2CO3 .10 जल के अणु
10 जल के अणु, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल के अणु। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया नेमान। बिल्कुल इजी है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 जल के अणुओं के साथ कराओ और पाओ दावन सोडा, पाओ दावन सोडा। उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में। घर की साफ सफाई, अब होलिका तैयार आ रहा है, घर की साफ सफाई करेंगे तो इसको काम में लेंगे दावन सोडे को, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडे का। तो दावन सोडा, धोने का सोडा, सूत्र Na2CO3 10 जल के अणु, सोडियम कार्बोनेट, नेमान, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल के अणु, इससे अभिक्रिया, ठीक है। उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, घर की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अंतिम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका हाथ टूटता है यूं, काफी दिन बाद यूं रहता है, फैंसन में एक डोरी यूं लटका के गले में प्लास्टर रखता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, आधा जल का अणु, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ध्यान देना अर्ध हाइड्रेट, आधा जल का अणु। तो सोडियम कैल्शियम सल्फेट आधा जल का अणु। नेमान CaSO4 प्लस डॉट 2H2O क्या होता है बताओ? कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। यदि इसको ताप दे, गर्म करे, तो इसमें से एक तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और डेड जल के अणु मुक्त हो जाते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो पहले उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भवन निर्माण में किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दंत चिकित्सा में किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्तियां, खिलौने मेले में जाते हैं, शानदार खिड़कियां ये मूर्तियां वगैरह बनी जाती है, तो वो किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कई सजावटी सामान जैसे गमले है, काफी सजावटी सामान जिससे घर को सजाया जाता है। तो ये अपनी क्लास क्या होती है यहाँ पे पूरी होती है। मुझे लगता है ऐसी कोई सामग्री बात नहीं बची इस पार्ट में, समझ लेके आगे देखो। 1 घंटा भी हुआ नहीं, लगभग 40-50 मिनट हुए, पूरा पार्ट हो गया। यदि आप एकदम सही देखते हो तो आपका यह काम क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब मैंने यदि मेहनत की है इतनी, सभी पार्टों को 1-1 घंटे के सहाय में लेके आ गया, आपको 1 या 1.5 दिन में पढ़ना है, इतना मैं आपके लिए मेहनत करके यदि यहाँ तक लेके आ गया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि इन क्लासों को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं। आपका जो भी आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो मतलब व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, जहां भी चलाते हैं, फेसबुक, हर जगह इसकी लिंक डाल दो, हर बच्चे तक ये पहुंचा दो। ये अब आपका फर्ज है। देखते हैं आप, हमने तन मन से कार्य किया है, अब आप कितना कार्य करते हो, कितना इसको फैलाते हो, इस परिवार को कितना बढ़ाते हो, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं तो तन मन से कार्य कर रहा हूँ, आपको भी करना है। और साथ में जो 20 तारीख का एग्जाम है, उसमें आपको पेपर का हाल खराब कर देना है। लगना चाहिए कि बच्चा PC एजुकेशन एकेडमी से पढ़ के आया है, जिसमें तन मन धन और दिल से मेहनत की जाती है, और बच्चों के साथ मिलकर इस दिल के अंदर से आवाज आती है, उस आवाज के माध्यम से कार्य किया जाता है। यह फालतू काम नहीं, एकदम सटीक कार्य किया जाता है, ये सबको लगना चाहिए। तो इसी के साथ इस क्लास का आज क्या होता है, यहीं पे समापन होता है।